नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हिंदी के। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? हिंदी की आदि जननी किस भाषा को माना जाता है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन इतने से बात नहीं बनने वाली, इसका पूरा क्या होना है, ऑपरेशन होना है भाई। तो सबसे नंबर 1 पर हिंदी आ जाएगी आपकी। उसके बाद कौन सी भाषा है भाई? भाषाओं का कालक्रम पूछ लिया जाता है। ये सारी भाषाएं दे दी जाएंगी, पाल, प्रकृति, अपभ्रंश और संस्कृत। आपको बोल दिया जाएगा कि इनको क्रम वाइज लिखिए। तो सबसे पहले आएगी संस्कृत। सबसे पहले कौन सी आएगी? संस्कृत। दूसरे नंबर पर आएगी पाली। तीसरे नंबर पर आएगी प्रकृत और चौथे नंबर पर आएगी अपभ्रंश। तो आप लोगों को इनको क्रम याद रखना है। ये क्रम बहुत बार आगामी परीक्षाओं में ये क्रम पूछा ही जाता है। ये क्रम पूछा जाता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले संस्कृति, दूसरे नंबर पर पाली, तीसरे नंबर पर प्रकृत, चौथे नंबर पर अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो आप लोग बताइए फटाफट। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन कौन है 4 कालखंडों के नाम पूछ लिया जाएगा। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल 1850 ईस्वी से माना जाता है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तगड़ा वाला क्वेश्चन है ये, तगड़ा वाला क्वेश्चन है भाई। तो कहाँ हुआ था भाई? जयभट्ट के शिलालेखों में। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट ने किया था। जयभट्ट कौन थे? ये गुजरात के शासक थे। जयभट्ट कौन थे भाई? गुजरात के शासक थे। इनके शिलालेखों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए आप लोग फटाफट। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्नों को एकदम आराम से देखते चलिए, सभी प्रश्न कराए जाएंगे, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आगामी परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे तो आपको यही लगेगा सब कुछ फैमिलियर है, सब कुछ जाना पहचाना है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? बहुत तगड़ा ट्रेंडिंग है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? डी आंसर सही हो जाएगा। सिद्धाराम फिल्लौरी। सिद्धाराम फिल्लौरी की एक रचना है जो बहुत ही फेमस है। आप लोग सभी अपने घरों में जो आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, इसके रचनाकार कौन है? तो सिद्धाराम फिल्लौरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो सबसे पहले आपको यहाँ टारगेट कर लेना है भाई, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो सबसे पहले प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाली, पाली नहीं है तो प्रकृति, अपभ्रंश। लेकिन पंजाबी है, ये प्राचीन भाषा नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाबी कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? अब हिंदी की उपभाषाएं कितनी है बताइए आप लोग, बताइए आप लोग फटाफट। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। कितनी है भाई? 5 हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 पहाड़ी हिंदी, नंबर 4 राजस्थानी हिंदी तथा नंबर 5 बिहारी हिंदी। तो कौन सी नहीं है? मालवी, मालवी। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आपको टारगेट करके रखना है क्वेश्चन को, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मालवी लेकिन है क्या? राजस्थानी हिंदी की एक बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, संस्कृति सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृति हिंदी की आदि जननी है, सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत के बाद पाली, फिर प्रकृत, फिर अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है?
अब आप लोग फटाफट बताइए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन मैंने आपको बताया था, कौन कौन से काल विभाजन है भाई? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कौन कौन सा भाई? आधुनिक काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये तो सभी आ जाएंगे। आदिकाल लेकिन संयुक्त काल नहीं है, तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको टारगेट करके रखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं, जो मैंने आपको भी बताया था। कौन कौन सी हैं क्या आप लोगों को बताना है? फटाफट बताइए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी व पहाड़ी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो इसकी रचना आदिकाल में की गई थी। तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं? आप लोग बताइए फटाफट। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये किस काल के संत कवि हैं भाई? बताइए आप लोग फटाफट, किस काल के? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, भक्ति काल के महान संत हैं भाई। कब के हैं? भक्ति काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? कौन सी है भाई? बताइए फटाफट। रामचरितमानस अवधी भाषा में है भाई। रामचरितमानस किस में है? अवधी भाषा में है। पद्मावत किस में है भाई? पद्मावत भी अवधी भाषा में। कबीर ग्रंथावली किस में है? पंचमेल खिचड़ी है भाई। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? रसखान रचनावली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई। कौन सी? रसखान रचनावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भाषा जो है भाष धातु से बनी हुई है। किससे बनी है? भाष धातु से बनी है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता किसमें पड़ती है? भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकट में, तीनों में। तो लिपि का प्रयोग भाषा लिखने में होता है। किस में होता है भाई? लिपि का प्रयोग भाषा लिखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है भाषा लिखने के लिए। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। कहाँ क्या गलतियां हुई है? व्याकरण पकड़ता है भाई, व्याकरण की गलतियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु जो थे वल्लभाचार्य जी थे। कौन था भाई? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रश्क खान किस भाषा के कवि थे? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई, तगड़े वाले क्वेश्चन हैं, हल्के में नहीं लेना है। रश्क खान किस भाषा के कवि थे? तो ये ब्रज भाषा के कवि थे। किसके थे भाई? ब्रज भाषा के कवि थे। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कलम के जादूगर किसे कहा गया है भाई? कलम का जादूगर किसे कहा गया है भाई? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया भाई। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अश्वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियां भाई मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं भाई? मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। मीरा जी कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने लिखा हुआ है इन पंक्तियों के माध्यम से, जो कृष्ण के लिए प्रेम बेली बोई है आंसुओं के जल से सींच सींच करके, अब वो बेल बड़ी हो गई है और अब आनंद रूपी फल उपज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? बताइए भाई, अब बताइए, आप लोग आंसर करिए। रीतिकाल का कवि कौन है? बहुत ही ट्रेंडिंग लेवल के क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना है भाई। तो बिहारी जी हैं। कौन है भाई? बिहारी जी हैं। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हल्के नहीं पूछे जाएंगे। बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब लगता है कि ये कहाँ से क्या आ गया है। तो आप पढ़ करके जाइए, आप कहीं कुछ बाहर नहीं जाएगा। रीतिकाल का कवि कौन है भाई? बिहारी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कवि भूषण किस काल के कवि थे? कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो ये रीतिकाल के थे भाई। कहाँ के थे? कवि भूषण रीतिकाल के महान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? आप लोग बताइए फटाफट, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? आंसर करिए आप लोग। तो रामचरितमानस लिखी गई है, गीतावली लिखी है, श्री कृष्ण गीतावली भी लिखी, लेकिन भक्तमल इनकी रचना नहीं है। आपको तुरंत यहाँ टारगेट करके रखना है, भक्तमल। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के लगातार वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। बहुत सारे वीडियो चैनल पर पहले से ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग वहाँ जाइए, देखिए, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज सभी अपलोड हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन किस प्रदेश से आते हैं भाई? ये सभी लोग किस प्रदेश से थे भाई? तो ये सभी लोग उत्तर प्रदेश से थे। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे भाई। किसके? निर्गुण। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी थी। कौन सी थी भाई? पंचमेल खिचड़ी। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। हिंदी का समाचार पत्र प्रथम कौन सा था भाई? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड जी था। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा था भाई? उदंत मार्तंड। कब हुआ था? इसका प्रकाशन कब हुआ था? किसने किया था? तो इसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से किया था। कब किया था? 1826 में। एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो 30 मई 1826 को किया था। पंडित जुगल किशोर ने किया था। पंडित जुगल किशोर ने किया था उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।